हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बताएं, ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व कराया जाए। ठीक है, तो हम आज आपके लिए वास्तविक संख्या के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, कुछ इजी भी हैं। उस सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। तो हम आज वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में ही था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको एक बार देखिए। उसमें हमने आपको बताया था कि जो एक फार्मूला था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमने आपको ये फार्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसमें संख्याएं हमारी दी हुई है 25 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 गुणे 50 करेंगे बराबर एलसीएम और एचसीएफ को हमको गुणनफल ज्ञात करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, और एक जीरो है तो एक जीरो बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 1250। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो काफ़ी इजी है। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5/5 भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वो है 2 इंटू √2/√2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2। तो 2 एक कैसी है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को देखते हैं हम, तो √7 तो एक अपरिमेय है, √2/√7 भी एक अपरिमेय है। अब देखिए √3/√7 भी एक अपरिमेय संख्या है, और जो √25/√49 है, तो हम √25 को क्या ले सकते हैं 5, और √49 को क्या ले सकते हैं 7। तो ये हमारा एक्चुअल में 5/7 है। क्या है 5/7 है, जिसको ऐसे रूप में लिखा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या कौन है, तो हमारा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर डी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार के लिए हमने आपको बताया था कि यदि हर में या तो 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, मतलब जो हर है वो हमारा इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए चेक करते हैं कि 16/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 6/15 है आपका, तो 6/15। तो इसको क्या ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं 3 इंटू 2, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 5 इंटू 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 से 3 हमारा कट गया, तो ये हमारा 2/5, जो कि 5 पे कैसा है 5 के पावर n के रूप का है। कैसा है 5 के पावर n के रूप का है। n की जगह पे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा शांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार के लिए क्या होगा कि जिसका हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगर होगा तो शांत होगा। तो देखिए 3/8
8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 के पावर m। ठीक है, तो ये तो हमारा शांत है। अब आगे ऑप्शन देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी है आपका 169/2000। ठीक है, ये है आपका 169/2000। तो देखिए हम 2000 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तभी हमको पता चलेगा कि इसका जो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में है या नहीं है। तो इसको पहले 2 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर 2 बार में तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 बार में तो ये हो जाएगा कितना 250, फिर 2 में तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, 125। फिर इसको ले जाएंगे 5 बार में तो ये जाएगा 5 दूना के 10, 25, फिर 5 से फिर लास्ट में 5। तो ये हमारा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार। तो इसको ले सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 कितना है, अरे 5 कितना है 3 बार, तो 5 के पावर 3। तो ये आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो इसलिए ये भी कैसा है आपका शांत है। और आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो 17/18 है तो इसको हम 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 3, ये भी 3। तो ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया हमारा, जो कि हमको 3 हर में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारा जो अशांत होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महत्तम समापवर्तक ए बी इंटू लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। मतलब यहाँ जैसे कि आपको बताया थे हम कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ संख्या क्या है, ए और बी है। क्या है, ए और बी है। तो ए के जगह पर ए और 2 की जगह पर बी। ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो हमको पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर है, तो ए इंटू बी के, मतलब संख्या के गुणनफल के। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए आगे 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 625। इसको ले जाएंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और 50 25, फिर 5 से तो 5 दूना के 10, 50 25, फिर 5 से तो 5, ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 4। ठीक है, तो घात कितना आपका आ गया 4। तो घात कितना आ गया आपका 4, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, बात समझिएगा। दो परमेय संख्या, मान के चलिए कि एक हम ले लेते हैं 1/2 और एक ले लेते हैं 1/4, ये दोनों परमेय संख्या है। अब इनके बीच पूछ रहा है कि परमेय संख्या कितनी होंगी, कितनी होंगी परमेय संख्या। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। ये इसका ही रूप है। तो अब देखिए 0.5 और 0.25 के बीच हमको कितनी संख्या है वो ज्ञात करना है। तो 0.5 और 0.25 के बीच ऐसी अनंत संख्याएं होंगी। देखिए अब 0.6 भी होगा, 0.7 भी होगा। ठीक है, और आपका 0.8 भी होगा, ऐसे करके 0.09 भी होगा। ऐसे करते करते बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो दो परमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये हमको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। 49 कितना है 7 का, 49 किसका वर्गमूल है तो 7 का, और 8 ये कितना है 64 कितना किसका है तो 8 का। ये हो जाएगा 7/8। तो ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या एक परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय संख्या हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए हम इसको भी चेक करते हैं। मान चले कि हम एक परमेय संख्या ले लेते हैं, आपका कुछ भी ले सकते हैं, ले लेते हैं 3√16। ठीक है, और इसमें हमको गुणनफल करना है। तो गुणा एक संख्या √5 लेते हैं, जो कि आपका क्या है अपरमेय संख्या है।
और 3√16 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। √16 का मतलब 4 हो गया, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो देखिए इन बोला था कि इन दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो ये अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√80। 3√80 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका हो जाएगा अनंत, आपको हमने बताया था। अब देखिए ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए √64/36 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 64 कितना हो जाएगा 8 और 36 कितना हो जाएगा 6, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। ये देखिए √81 हो गया 9, √25 हो गया कितना 5, ये आपका कितना हो गया रूट में, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है टाइपराइटर से। यहाँ पे रूट में 2 × 5 है, क्या है √2 × 5 है। ठीक है। तो ये देखिए √2 × 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और ये भी देखिए ये हो जाएगा आपका 7/3, तो ये भी ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या √2 × 5। यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, √2 × 5, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। पुनः मिलने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल दीजिए तो 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 3, 1, 2, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और दूना के 24, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि इसका भी ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु तक पुनः पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 1, 3, 5 का एलसीएम निकलेगा तो आप कितना आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु तक पुनः पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आपका 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल देना है, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। ठीक है। 3 दूना के 6, दूना के 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। √2 एक है, तो √2 एक कैसी है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, √3 है एक, तो √3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक x का मान याद करना है। ऑप्शन में दिया है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया था क्या होता है, -∞ से +∞ की संख्या को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या मतलब बटा में, अपरिमेय संख्या तो आपको पता है, और वास्तविक संख्या नहीं। वास्तविक संख्या नहीं मतलब कैसा, काल्पनिक संख्या, तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या तो कभी होगा नहीं, क्योंकि काल्पनिक संख्या हमको पढ़ना ही नहीं है। तो ये तो वास्तविक संख्या नहीं मतलब काल्पनिक संख्या, तो ये तो ऑप्शन छट गया। ऐसे ही अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा x का मान वो एक होगा पूर्णांक संख्या, एक इंटीजर नंबर, जो कि -∞ से आपका ∞ से +∞ तक होता है। क्या होता है, -∞ से +∞ तक आपका होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है 3√3 है, 3√3 एक कैसी है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है 1, 2, 1, 1, 2, 1 ऐसे करके दिया हुआ है, और पूछा है कि ये कैसी संख्या है। तो हमने आपको वास्तविक संख्या में बताया था, ऐसा क्वेश्चन था शायद। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब आपका जो प्रसार हो वो अशांत और आवर्ती हो, अशांत और अनावर्ती हो, तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले एक एगो है, फिर 2 है, फिर एक 2 गो है, फिर 2, फिर एक 3 गो है, फिर एगो 2, फिर एक 4 गो है, फिर एगो 2, फिर अगला में एक 5 गो होगा, फिर एक 2 होगा। तो ऐसे कर कर के ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बदलते हुए जा रहा है। अगर 1, 2 फिर 1, 2 फिर 1, 2 अगर ऐसा रहता तो इसका मतलब कि वो संख्या रिपीट होती, लेकिन ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अर्थात ये अशांत तो है ही और ये अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो अशांत और अनावर्ती संख्या हमेशा
अपरिमेय संख्या होती है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित π/2 में क्या है? आपको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो सिंपल सी बात है π/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, अभाज्य संख्याओं का मसा, इसको अभाज्य संख्या या इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, या हम इसी को क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्याओं का मसा, अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है। कैसे होता है यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कि 3 और 5 दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो ये जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3, ये 2, ये 2, ये भी 1 और देखिए 2। ठीक है, तो इसका जो मसा आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना आता है, 1 आता है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा उसका मसा 1 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने होती है आपका परिमेय संख्या, तो वो कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या सिंपल सी है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी एक अभाज्य, 11 एक अभाज्य संख्या है। आपको एक यहाँ पे बात बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो कि आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए बेटर होगा। शायद ये भी आपसे पूछ सकता है। जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो आपको 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या आपकी होती है 15। ठीक है, और जो 1 से 70 तक में होती है अभाज्य संख्याओं की संख्या वो होती है आपकी 19, और जो 1 से 100 तक में होती है वो होती है आपको 25। ठीक है, और जो 1 से 200 के बीच में होती है अभाज्य संख्या वो आपकी होती है 46। ठीक है, और जो 101 से 200 के बीच में होती है वो आपकी होती है 21। ये कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जो कि आपसे शायद पूछ सकता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये सभी रियल नंबर का ही क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है आपको। 1 से 50 तक में 15, 1 से 70 तक में 19, 1 से 100 तक में 25, 1 से 200 तक में 46 और 101 से 200 तक में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको ज्ञात करना है और हमको लसा और मसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा लसा और मसा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पाँचे 125 और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा संख्या पहला गुणे दूसरा। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 1250। तो ये हो जाएगा 1250, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या इसमें 23 अभाज्य संख्या है एक, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो √11 एक अपरिमेय संख्या है, √15 भी एक अपरिमेय है। ये देखिए रूट में 9 इंटू रूट में 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3, इसको लिख सकते हैं 4, कितना हो जाएगा 12। तो 12 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये पूछा कि अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलग है, मतलब सबसे भिन्न है? 3/5, ये देखिए 3/5 एक कैसा हमारा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √16/4, तो 16 को अगर बाहर निकालेंगे रूट से तो हो जाएगा कितना, 4, और 4 को निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कैसा है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √5/5 ये एक हमारा अपरिमेय संख्या है, और √25/9 कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या। 5/3 तो ये भी एक हमारा कैसा है, परिमेय संख्या है। तो सबसे जो अलग है हमारा तीनों परिमेय संख्या है, ए बी और डी, और जो हमारा सी है वो अपरिमेय है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 29 पे आते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा और ए बी का मसा गुणे ए बी का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो फिर वही बात पूछ दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमने आपको बता रहा था कभी से। तो ये देखिए पहली संख्या की जगह पर यहाँ ए है और दूसरी जगह पर क्या है, बी है, तो ए गुणे बी बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए गुणे बी, तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
30 पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए किसे परिकल्पना करने की तकनीक है। हमने आपको बताया था ये 1.1 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मशक ज्ञात करें। अर्थात हमको यूक्लिड जो हमको दिए थे एल्गोरिथम, उससे हम मशक ज्ञात करते हैं। उन्होंने हमको बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b। ठीक है, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिससे हम किसी संख्या का मशक ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो r होता है वो आपका होता है शेषफल, और ये जो होता है ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। q होता है भागफल, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही रूप है जो कि हमको यूक्लिड ने बताया था। तो उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, मशक ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, ये देखिए √2 से √2 कट गया, बचा सिर्फ 2। तो बी एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो हमको अपरिमेय नहीं ज्ञात करना है। तो देखिए √7 तो एक अपरिमेय है, √2 बटा में √5 भी एक अपरिमेय है, √3 बटा में √7 भी एक अपरिमेय है। अब क्वेश्चन नंबर डी, अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं। ये है आपका 75 बटा में √48। अब देखिए हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं रूट में 25 × 3, और √48 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 3। अब देखिए इसको √25 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × √3, और अगर √16 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 × √3। तो √3 से √3 कट गया, ये आपका आ गया 5 बटा में 4, जो कि ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो हमको क्वेश्चन पूछा था ये कौन सा अपरिमेय नहीं है, अर्थात एक परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर डी एक परिमेय है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो हम इसको निकाल कर चेक करते हैं। मान चलिए कि दो क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं 6, और एक ले लेते हैं 8, एक ले लेते हैं 10, एक ले लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 14, एक ले लेते हैं 16। ठीक है, अब देखिए हमको क्रमिक लेना था। तो अब देखिए 6 और 8 का जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 2, ये हो जाएगा 8, 4 दूना के सॉरी ये हो जाएगा आपका 6 2, सॉरी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो 6 कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 2 आया। यहाँ देखिए 10 और 12 का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 2, यहाँ 10, 5 बार में 10, ये भी कट गया। ये देखिए 14 में 16 का, तो 14, ये हो गया 2, ये हो गया 14, तो ये हो गया 7, ये भी कट गया। अर्थात इसका भी एचसीएफ 2, इसका भी एचसीएफ 2, इसका भी एचसीएफ 2। तो इसको हमको बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर हम दो क्रमिक सम संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसको देखिए 2 से, तो 2 7 14, 2 दूना के 4 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 0, 2 से 2 9 18 और 0, फिर 2 से 45। ठीक है, अब तो हमारा 2 नहीं आएगा, तो हमको बस यहीं तक करना है। तो 2 के घात कितना है, 1 2 3 4 5। तो हमारा 2 का कितना घात आ गया, अधिकतम 5, 1 2 3 4 और 5। लेकिन ऑप्शन में हमारा कितना दिया है, 2 3 और 5। तो यहाँ पे मेरा जो अधिकतम घात आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 के घात 5, मतलब अधिकतम घात कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा इसका सी होगा। ये आंसर में थोड़ा हमको सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या होगा, 5 होगा। उत्तर सी होगा हमारा, जो 5 होगा ये 2 का अधिकतम घात होगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको परिमेय ज्ञात करना है। तो ये दिया √49 बटा में √64, तो रूट में 49 बटा में 64, तो ये हमारा हो गया 7 बटा में
8। तो ये हमारा कैसा है, एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए। अभी क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय देखते हैं, तो रूट 36/64 की कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 36 से 6 बाहर निकल जाएगा और 64 से 8 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/8। तो ये तो हो गया आपका परिमेय। ये 1/81 हो जाएगा, 1/9। ये हो जाएगा आपका 9/, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -9/7। ठीक है, तो ये तो तीनों आपका परिमेय है। अपरिमेय कौन है, तो रूट 5/3। तो ऑप्शन नंबर सी, रूट 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 11 किसमें अभाज्य संख्या है। 38 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय देखिए, रूट 9 का मतलब कितना हो गया, 3, जो कि परिमेय है। रूट 20 को हम छोड़ देते हैं, रूट 25 कितना हो गया, 5, और रूट 49 हो गया 7। इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, जो थोड़ा सा समझने योग्य है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 2 से हमको 2.5 के बीच चेक करना है। ठीक है, तो रूट 11, हमको रूट 11 का तो मान पता नहीं है, तो कैसे हम पता करेंगे कि ये दोनों के बीच में है कि नहीं है। तो हम रूट 11 को स्क्वायर रूट के नज़दीक लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आपका क्या है, रूट 11 के नज़दीक में 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, जो कि 3, 2 और 2.5 के बाहर में है। तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए रूट 22.5, तो रूट 22.5 के हम नज़दीक कोई लेते हैं आपका पूर्ण वर्ग, तो 16 लेते हैं। तो 16 कितना होगा, 4। तो 4 भी इन दोनों के बीच में नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए रूट 12.5, तो इसके नज़दीक कोई लेते हैं आपका पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 ले लेते हैं। तो 9 भी हमारे इसके बीच में नहीं होगा, क्योंकि 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हमारा 2 और 2.5 के बीच में नहीं होगा। रूट 5 हमारा आ सकता है, क्योंकि रूट 5 के नज़दीक हमारा जो होता है पूर्ण वर्ग वो रूट 4 होता है। तो रूट 4 का मान कितना आता है, 2। ठीक है, तो रूट 5 का मान 2 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब 2 से कुछ ज़्यादा आएगा, इसका मतलब 2 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n होगा। ठीक है, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रूट n, अगर n की जगह पर अगर हम 5 रख दें तो रूट 5 एक प्राकृत संख्या आपका नहीं है। ठीक है, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा। अगर n की जगह पर हम रख देंगे 16 तो ये हो जाएगा 4, जो कि परिमेय है, तो ये भी गलत है। हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा आपका ये जो है परिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में अगर रख देंगे 11 तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो ये हो सकता है आपका कि कभी प्राकृत संख्या हो जाए और कभी अपरिमेय संख्या हो जाए। जैसे कि अगर हम रूट में 64 रख दें तो ये तो हो गया आपका 8। ठीक है, ये हो गया आपका 8, तो ये तो हो गया आपका प्राकृत संख्या। और अगर रूट में 8 रख दें तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। मतलब कभी तो ये अपरिमेय हो सकता है और कभी ये प्राकृत संख्या हो सकता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु, यहाँ बिंदु है, नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो ये नंबर लाइन पर जो बिंदु होता है वो आपका वास्तविक संख्या होता है, आप इसको याद रखिएगा। उसको हम नंबर लाइन को एक वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको शांत के लिए हम बताए थे कि 2 के पावर n, 2 के पावर n या 5 के पावर m, या तो आपका 2 के पावर m या 5 के पावर n, मतलब या तो दोनों का गुणनफल हो हर में, या दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, या तो दोनों का गुणनफल या तो दोनों में से कोई एक हो। तो यहाँ देखिए 11/700, तो 700 में तो 5 और 2 कहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं होगा। ये देखिए 91/2100, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3। ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं, 343/2 के पावर 3, 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3। 343 7 का क्यूब होता है। आप अगर 7 गुणे 7 गुणे 7 कीजिएगा तो ये 343 होता है। तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3, तो ये 7 के पावर 3 कट गया तो बच गया 1/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। तो ये हो गया आपका एक 7, ये हो गया आपका एक 7 दशमलव
प्रसाद। तो क्वेश्चन इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 40 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। हमको सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो कि 16, 20 और 24 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचा 1600 और 3600। तो 1624 से आपका विभाजित नहीं होगा। 3600 ही एक ऐसी संख्या है इसमें जो कि तीनों से विभाजित है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पहले देखिए इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे माना, समझिए इसको, माना एलसीएम बराबर हम x मान लेते हैं और जो एचसीएफ है उसको हम मान लेते हैं y। दोनों का हमको क्या दिया है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है अर्थात x है वो y के कितना गुना है, y के आपका 14 गुना है। तो 14 गुणे y, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए और दोनों का जो योग है, जो दोनों का योग है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 600। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 600, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब x बराबर 14y का हम इसमें मान रख देते हैं। तो x के जगह देते हैं 14y अब प्लस y बराबर 600। ये हो जाएगा आपका 15y बराबर 600। तो y बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा में 15, ये काटिएगा तो हो जाएगा आपको कितना 40। ये कितना हो जाएगा 40। तो y कितना आ गया 40, ठीक है। और y हम क्या माने थे HCF, तो HCF हमारा आ गया 40। और जो x है वो हमारा LCM है जो कि 40 इंटू वाई है। तो y तो 14 इंटू हम y करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 14 इंटू और y का मान हमारा कितना आया है 40, तो ये जगह 40। ये हमारा कितना 14 चौके 56, 560। तो हमारा जो एलसीएम है वो 560 आ गया और जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो संख्या है दूसरी वो क्या होगा। तो पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, आपको मैंने बताया था। तो इसमें से एक संख्या हमको दिया हुआ है कितना 280, ठीक है, गुणे दूसरी बराबर एलसीएम हमारा आ गया 560 और एचसीएफ हमारा कितना आ गया 40। तो एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, 7 8 है 56, 80। दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 80, ठीक है। दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 80 आ गया। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है कि संख्या 23.34 पर रेकरिंग को P बटा Q स्तंभ में जो कि पी क्यू पूरक है Q इक्वल टू नॉट 0 प्रकट किया जा सकता है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस इसका मतलब यही है। तो 23.43 पे क्या है आपका रेकरिंग है। तो जितना रेकरिंग होता है सबसे पहले हम जितना रेकरिंग होता है उतना संख्या के बटा में 9 लिख देते हैं। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना हम 9 लिख देते हैं। और जो रेकरिंग के अलावा जो दशमलव के इधर अंक है उसको हम टोटल अंक में माइनस करके लिखते हैं। तो टोटल अंक आपका कितना है 23 और 43। और जो रेकरिंग के इधर का संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है और दशमलव के इस साइड है उतना संख्या हम इसमें से माइनस करते हैं। तो इधर कितना है आपका 23 है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2343 में से अगर 23 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2320 बटा में 99। ऑप्शन नंबर डी है आपका 2320 बटा में, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए है 2320 बटा में 99। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझिएगा, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। मतलब n हमेशा किससे, n में हमेशा किससे भाग होगा, ठीक है। इससे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। मतलब 13,986 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इतना नहीं, पहले हम छोटा सा लेके चलते हैं। अगर हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं तो एक अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। पहली अभाज्य संख्या कितनी है 2 है, तो एक अभाज्य संख्या का 2 का योग कितना हो गया 2। अगर हम 2 अभाज्य संख्या लेते हैं तो 2 अभाज्य संख्या कितना हो गया आपका, एक हो गया 2 और एक हो गया 3, तो कितना आ गया 5।
अगर हम 3 अभाज्य संख्या लेते हैं तो एक हो गया 2, एक 3 और एक 5, तो 5 5 10, ठीक है। अगर हम 4 अभाज्य संख्या लेते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, तो कितना हो गया 17। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम अभाज्य संख्याओं का जो संख्या है अगर हम उसको विषम ले रहे हैं तो जो उनका योग आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। यहाँ देखिए, और जो अगर हम संख्या सम ले रहे हैं अभाज्य संख्या तो उनका योग क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यहाँ देखिए हम संख्या विषम लिए हैं, मतलब 3 अभाज्य संख्या लिए हैं प्रथम, तो हमारा जो सम आया है, जो जोड़ आया है वो क्या आया है, सम संख्या आया है। यहाँ देखिए अगर हम सम अभाज्य संख्या लिए हैं, मतलब 4 गो अभाज्य संख्या लिए हैं, तो जो उनका योग आया है वो 17 है, जो कि एक विषम संख्या है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम अभाज्य संख्याओं का संख्या अगर विषम लेते हैं तो उनका योग सम होता है, और अगर हम अभाज्य संख्याओं का संख्या सम लेते हैं तो उनका योग विषम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, n है, तो हमारा जो संख्या है 13,986 वो कैसा है, एक सम संख्या है, अर्थात जो योग होगा वो हमारा एक विषम संख्या आएगा। मतलब जो n होगा वो हमारा कैसा होगा, एक विषम संख्या होगा, ऑड नंबर होगा। कैसा होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो जब ऑड नंबर विषम संख्या है तो इसका मतलब कि वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि विषम संख्या में तो 2 से भाग नहीं लगता, आपको मालूम है। अब देखिए ऑप्शन में आइए, कह रहा है कि किससे भाज्य होगा। 6 से कोई संख्या कब भाज्य होता है, जो 3 और 2 दोनों से भाज्य हो। तो 2 से तो भाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो जोड़ है, जो हमारा n है वो विषम संख्या आया है, तो 6 से भाज्य नहीं होगा, तो 6 तो खत्म हो गया। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 भी हमारा 2 का ही है, 2 गुणे 2, इससे भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 संख्या वही विभाजित होगी जिसका लास्ट 2 संख्या होती है 8 से विभाजित, ये आपका विभाजिता का नियम है। लेकिन 8 में भी हमको 2 का यूज करना पड़ता है, तो इसका मतलब कि 2 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या आ रहा है। तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस क्वेश्चन में हमको यही देखना था कि जो अगर हम विषम अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो उनका जो योग हो रहा है वो कितना, क्या हो रहा है, सम हो रहा है। और अगर सम अभाज्य ले रहे हैं तो उनका योग कैसा हो रहा है, विषम हो रहा है। तो यहाँ सम अभाज्य संख्या था, तो उनका जो योग होगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो विषम संख्या हमारा 2 से नहीं कटता है, तो जो 2 से नहीं कटेगा वो 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और 8 से भाग नहीं जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं 48 पर। इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। ये देखिए √16/25 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। √5 एक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। 50 पे आते हैं, जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अलग है। तो अलग है आपको हम बताए थे, ये देखिए परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये एक अपरिमेय, तो ये सबसे अलग है। अब देखिए 51 क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 2 + √2 कैसा है। तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने देखा और सोल्व किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए